टाइम पीरियड, इसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इसके ऑसिलेट करने का, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी एंड टी इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। इसका मतलब है टाइम पीरियड अंडर रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम पीरियड 1 ओवर अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे चलें, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो हमने, टी का फार्मूला पढ़ा था एफ इक्वल्स टू 1 ओवर टी मीन्स 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट। ठीक है, अगर आपने इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करना था तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था क्या, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट के ओवर एम इंटू टी। वेलोसिटी मालूम करनी थी, तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या आना था, दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक लिख सकते हो आप अंडर रूट के ओवर एम। यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं एक्स नॉट स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर बचे। इन दोनों के ऊपर जजर अलग अलग करूंगा, एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अगर मैं बात करूं मीन पोजीशन पे, और आपको पता है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है x इक्वल टू 0, तो v नॉट बराबर आ जाएगा x नॉट अंडर रूट के ओवर एम। जब इसे 0 पुट करोगे तो ये अंडर रूट 1 बच जाएगा। तो फिर इस सारी वैल्यू की जगह वी नॉट कर सकते हैं, यानी v बराबर आ जाएगा v नॉट अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। ठीक है, अब यहां से मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं, समझाने के लिए एमसीक्यू है। ठीक है, चले एक एमसीक्यू लिखवा देता हूं आपको। द रेशियो ऑफ maximum acceleration and maximum velocity of body performing SHM will be, हाँ जी, नंबर 1 ओमेगा, नंबर 2 1 ओवर ओमेगा, नंबर 3 ओमेगा स्क्वायर, नंबर डी 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। बताओ जी क्या आएगा इसका आंसर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम कह रहा हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इनकी रेशियो क्या होगी जी, बताएगा कि आप लोगों में से?
हाँ जी, एनीवन? ओमेगा किस किसकी रेशो मालूम करनी है? चलें जरा देखो इसका सोल्यूशन। रेशो मालूम करनी है किस किस की? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा एक्स नॉट, एक्स नॉट ओमेगा। दोनों को डिवाइड कर दोगे, ए नॉट ओवर वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट ओवर ओमेगा एक्स नॉट। कट गया। ठीक है, इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 पाई ओवर टी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मजीद एमसीक्यू एक बन सकता है, एक एमसीक्यू मजीद बन सकता है। अब वो क्या बनेगा? अच्छा, अगर मैं कह दूं, अच्छा इसका आंसर तो ये बन गया ना ओमेगा। यहां से मैं अगर एक कह दूं, एमसीक्यू बना दूं एक, इफ बॉडी परफॉर्मिंग SHM with time period 2 pi, the ratio of maximum acceleration and maximum velocity will be, हाँ जी क्या आएगा? 1 आ जाएगा। जब इसकी जगह 2 पाई आएगा 1। यहाँ पे एडिशन बन गई। वो कंडीशन क्या बनेगी कि भाई अगर बॉडी 2 पाई के टाइम पीरियड से मूव कर रहा हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तब ही होगी जब मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में बराबर हो, शो 1 के इक्वल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चल रहा हूँ जी। अरे अंकल को हाँ जी बोलो। बंद कर दे। सही, लास्ट पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। जी क्या लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। कौन सा लास्ट पॉइंट? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रहे थे सर ये जी, लास्ट अभी वाले लास्ट जी। लास्ट वाले पॉइंट में मैंने ये बताया था कि देखो मैंने इसकी रेशो मालूम की
ए नॉट वी नॉट 2 पाई यानी ओमेगा आ गई। मैंने कहा कि अगर बॉडी का टाइम पीरियड 2 पाई हो जाए तो फिर रेशियो हमेशा 1 होगा। रेशियो 1 होने का मतलब कि मैक्सिमम, फिर क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी तभी 1 आया करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया जी? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। आगे चल रहे हैं जी। आगे टॉपिक है हम, दैट इज अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन, और उसके बाद पेंडुलम पे आऊंगा। जी कल है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब हम लोग देखते हैं, फर्ज किया ये आपके पास कोई स्प्रिंग मैच सिस्टम था, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैच सिस्टम, इसे आपने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके ले गए इसे किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा, हमारे पास जब इस पे फोर्स लगाने की वजह से आपने इसे डिस्प्लेस किया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एवरेज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स 1/2 kx, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, kx नॉट इंटू एक्स नॉट। इतना आ गया और यही वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के तौर। याद रखिएगा, हम बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन असल में क्या होती है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 1/2 kx और काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 kx नॉट स्क्वायर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग बात करते हैं एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे क्या आ जाता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है क्योंकि x 0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है 1/2 kx नॉट स्क्वायर, और टोटल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 kx नॉट स्क्वायर, दैट विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। यानी मीन पोजीशन होती है वो सारी इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। और जब हम लोग बात करते हैं एट एनी इंस्टेंट, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी पोजीशन पे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है कितनी, 1/2 kx स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 1/2 kx नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज टोटल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी होती है वो यहाँ पे भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसका सम करोगे तो 1/2 kx नॉट स्क्वायर ही बनता है।
है। क्लियर हो गया जी? ठीक हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ पे, ग्राफ बड़ा अहम है इसका, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास ग्राफ ऐसा बनता है कि आप इस चीज को समझो और फिर इसकी कुछ एमसीक्यूज पे बात करते हैं। ये मीन पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन और ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी यहाँ से ग्राफ इस तरफ आना शुरू होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जैसे जैसे मीन पोजीशन की तरफ आता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी। जरा देखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मीन की तरफ आता गया पोटेंशियल कम होती गई, होती जैसे ही मीन पहुंचेगा पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। दूसरी साइड पे जाना शुरू होगा, पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगी, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। यानी ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोटेंशियल को। और जब आप लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो। यानी एक्सट्रीम पे काइनेटिक जीरो होगी, मीन की तरफ आना शुरू होगा, स्पीड बढ़ना शुरू होगी, बढ़ते 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 जैसे ही मीन पे पहुंचेगा तो काइनेटिक मैक्सिमम। दूसरी तरफ जाना शुरू होगा तो एक्सट्रीम की तरफ तो काइनेटिक आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी और कम होते होते जैसे ही एक्सट्रीम पे पहुंचेगा काइनेटिक जीरो हो जाएगी। यानी ये ब्लैक वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? काइनेटिक एनर्जी को। अब ये जो दो पॉइंट है, अब मुझे बताओ ये जो मैंने दो ग्राफ ड्रॉ किए ये कितनी वाइब्रेशन की है? देखो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक गया और जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो चार स्टेप कवर होते हैं। इसमें एक ये स्टेप कवर हुआ, दूसरा ये स्टेप कवर हुआ। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि यहाँ तक अभी सिर्फ आधी वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। क्या हुई है? आधी वाइब्रेशन। और आधी वाइब्रेशन में एनर्जी एक दफा कन्वर्ट हुई है। देखो इसे भूल जाओ, काइनेटिक थी तो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल थी तो काइनेटिक होगी, ये याद रखोगे। एक आधी वाइब्रेशन में एनर्जी एक दफा कन्वर्ट होती है और अगर कंप्लीट वाइब्रेशन होगी, देखो दो स्टेप में आधी वाइब्रेशन, एनर्जी एक दफा कन्वर्ट हो रही है। और अगर एक वाइब्रेशन होगी चार स्टेप होंगे, एनर्जी दो दफा कन्वर्ट होगी। क्या लिख सकता हूं? इन पहला पॉइंट, इन अ वाइब्रेशन द एनर्जी कन्वर्जन एनर्जी कन्वर्जन से क्या मुराद? पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल टेक्स प्लेस ट्वाइस। के एक वाइब्रेशन में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो कितनी दफा हो रही होती है? दो दफा हो रही होती है। अच्छा अब जरा देखो, यानी दो स्टेप में एक दफा कन्वर्ट हुई, यहां से यहां तक ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, यानी इस पॉइंट पे काइनेटिक बराबर होगी पोटेंशियल के। ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे काइनेटिक बराबर होगी पोटेंशियल के। इसका मतलब है दो स्टेप में आधी वाइब्रेशन में दो दफा बराबर हुई, यानी एक स्टेप में एक दफा बराबर हुई काइनेटिक और पोटेंशियल। और एक वाइब्रेशन में कितने स्टेप होते हैं? चार। हर एक स्टेप में एक दफा उसने बराबर होना है। इसका मतलब है एक वाइब्रेशन में कितनी दफा बराबर होगी? चार दफा बराबर होगी। क्या लिखोगे?
Number 2, in a vibration, काइनेटिक ये एनर्जी पॉइंट इक्वल, रिपीट कर। मैं बताता हूँ एक मिनट। इन अ वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स। जरा गौर से देखो, ये पहले वाला पॉइंट क्लियर है? जी दूसरे वाला पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट पे एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस पॉइंट पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां जाने में कितने स्टेप लगे? 2 स्टेप, यानी 2 स्टेप में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी 2 दफा बराबर हो रही है, तो फिर एक स्टेप में 1 दफा होगी, और 4 स्टेप में कितनी दफा होगी? 4 दफा। और अगर 4 स्टेप हो गए तो वाइब्रेशन, 4 स्टेप हो गए तो एक वाइब्रेशन होती है। इसका मतलब है फिर मैं कह सकता हूं कि एक वाइब्रेशन में चूंकि 4 स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप में 1 दफा काइनेटिक और पोटेंशियल ने बराबर होने, लिहाजा एक वाइब्रेशन में काइनेटिक और पोटेंशियल 4 दफा। क्लियर हो गया? जी बोलो, समझ आ गई बात? जी ठीक हो गया। सर। अच्छा जी, सर ऊपर ऊपर वाले पॉइंट में हाफ वाइब्रेशन ही आएगी कहाँ? फर्स्ट पॉइंट में। मैंने ट्वाइस लिखा है, आधी वाइब्रेशन में 1 दफा चेंज होती है। आप इसे कंसीडर ना करो, जहां से शुरू होती है वो आपका रेफरेंस नहीं होता। काइनेटिक हुई, काइनेटिक के बाद पोटेंशियल हुई, पोटेंशियल हुई, पोटेंशियल के बाद काइनेटिक हुई, जहां से आप चल रहे होते हैं वो कंसीडर नहीं किया करते। आधी वाइब्रेशन में 1 दफा हो रही है, तो एक वाइब्रेशन में कितनी दफा होगी? 2 दफा होगी। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसे नोट कीजिएगा। नोट कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ जल्दी से। चलिए एमसीक्यू देखिएगा जी जरा। अच्छा मुझे बताइएगा, ये ये जो ब्लू कर्व है ये तो पोटेंशियल बन गई, ब्लैक कर्व काइनेटिक बन गई, ये जो ब्लू लाइन थी बिल्कुल सीधी, ये कौन सी है? दैट इज द टोटल एनर्जी, क्योंकि हर पॉइंट पे सम क्या रहना है इनका? सेम रहना है। एमसीक्यू पे आइएगा जी। इफ अ बॉडी is vibrating या oscillating with amplitude A at what distance from mean position kinetic energy is half of total energy? Option A/2 A by 2, A by under root 2, 2A under root 2A। जी, A/2 A by 2। सर A/√2। दो आंसर आगे भी, इसका मतलब है कुछ तजाद मौजूद है। हाँ जी। अब देखो, वो कहता है कि मीन पोजीशन से वो डिस्टेंस बताना है जहां पे टोटल एनर्जी का आधा काइनेटिक एनर्जी हो। टोटल एनर्जी का आधा काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब कि आधी काइनेटिक एनर्जी होगी और आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी दोनों का सम है ना। तो जब आधी काइनेटिक होगी तो अंडरस्टूड है आधी क्या होगी? पोटेंशियल, यानी दोनों हाफ हाफ हो जाए।
यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 kx नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। 1/2 से कैंसिल, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसे कहा हुआ है ए, ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर 2, एक्स बराबर आ जाएगा ए ओवर अंडर रूट 2। समझ रहे? और अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2 जो होता है ना, ये 0.7 होता है। समझ आ गई बात की? यानी इसे फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, मजीद इस तरह भी लिख सकता हूँ 70% ऑफ ए। यानी अगर मैं कहता हूँ कि एक बॉडी, यानी बड़ी आसान टेक्निक कि आपसे कहा जाए कि मालूम करें किस डिस्टेंस पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, तो जितना एम्पलीट्यूड हो उसे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एम्पलीट्यूड का 70% जब हुआ करेगा ना, तो वहां पे ये बराबर हुआ करेगी। मतलब अगर मैं बात करूं ये वाला, तो ये पॉइंट क्या आएगा, एक्स नॉट ओवर अंडर रूट, ये वाला पॉइंट भी क्या आएगा, एक्स नॉट ओवर अंडर रूट। ठीक है, क्लियर हो गया जी? एक और एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ। सही है। एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2 दोबारा रिपीट करें। कौन सा? 70% ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? ये 70% ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? 1 ओवर अंडर रूट 2.7 ही होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा तो था। ये 1 ओवर अंडर रूट 2 जो होता है ना, ये 0.7 ही होता है। वो याद है चैप्टर 16 में रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज में पढ़ा था आप लोगों ने। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। एक एमसीक्यू मजीद लिखवा रहा हूँ जी आप लोगों को। इफ बॉडी इज oscillating with amplitude x naught, what fraction of total energy will be kinetic energy at x equal to x naught over 2? Option A 50%, B 25%, C 75%, D 100%। कहता है जी एक बॉडी की एम्पलीट्यूड x है, वो ऑर्बिट कर रहा है। आप बताएं अगर बॉडी x इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 यानी एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस पे पहुंचे, तो उस वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना पोर्शन होगी? 50% होगी, 25% होगी, 75 होगी या 100% होगी? हाँ जी, देखिएगा जरा सोल्यूशन इसका भी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 kx नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये जो चीज है ना सारी, ये तो टोटल एनर्जी होती है। इसका मतलब है इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी। इधर वैल्यूज लिखूंगा 1 माइनस एक्स नॉट ओवर 2 होल स्क्वायर
ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। आपको पता है ये आ जाएगा टोटल एनर्जी 1 माइनस एक्स नॉट, जब स्क्वायर करोगे ना तो एक्स नॉट स्क्वायर से कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे 3/4 टोटल एनर्जी बन जाएगा, और 3/4 का मतलब होता है 0.75, और 0.75 मतलब 75%। समझ आ गई बात की? इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉडी कहाँ पे पहुंचेगा, डिस्प्लेसमेंट के आधे पे पहुंचेगा। अब ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, जब बॉडी एम्पलीट्यूड के आधे पे पहुंचेगा तो उस वक्त क्या होगा, 75% काइनेटिक एनर्जी होगी और 25% उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाए तो 75% आ जाएगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी का पूछा जाए तो 25% आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी मुसलसल क्या हो रही सही होती है, कन्वर्ट हो रही होती सर, है। इसका जी सॉल्यूशन क्लियर। दोबारा रिपीट कर दें। जी कौन बोल रहे हैं, सर क्या जी क्या सॉल्यूशन, रिपीट करना है, दोबारा बताइएगा जरा। इसका एमसीक्यूज का सॉल्यूशन दोबारा रिपीट। जी बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। एमसीक्यूज का सॉल्यूशन दोबारा रिपीट कर दें। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा है, थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने, और 1/2 kx नॉट स्क्वायर तो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी लिख रही। अब जो आपके पास x है, x तो कितना दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है, जी देखिएगा जरा, इसकी जगह मैंने टोटल एनर्जी लिख दिया 1, इस x यहाँ की टोटल जगह क्या एनर्जी, दिया हुआ है, x0/2 क्या। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्यों लिखा है आपने? और बेटा ये फार्मूला मैंने पीछे लिखवाया तो था आपको कि टोटल एनर्जी का फार्मूला यही है। आपने पिछली स्लाइड जो मैंने बोर्ड रेज किया था थोड़ी देर पहले, उसमें लिखा नहीं था कि टोटल एनर्जी यही है, देखा था कि नहीं देखा था। यस सर। हाँ तो ये टोटल एनर्जी है ना, वो लिख दी है। जब आपने वैल्यूज पुट की तो x0 से कट जाएगा 2 स्क्वायर 4 नीचे आ जाएगा 1/4। कैल्शियम लिया तो 3/4 बन गया, 3/4 मीन 75%। यानी जब बॉडी ऑसिलेट करता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के मिड में पहुंचेगा, तो उस वक्त क्या होगा, टोटल एनर्जी 75% काइनेटिक होगी, 25% पोटेंशियल होगी। और जब बॉडी मीन पे पहुंचता है तो उस वक्त 100% काइनेटिक होती है, 0% पोटेंशियल होती है। जब बॉडी एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो उस वक्त 100% पोटेंशियल होती है, 0% काइनेटिक होती है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। सर वैसे एनर्जी सेम होनी, x0 और 2 पे दोनों एनर्जी सेम ही होनी चाहिए, मतलब थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो। नहीं, थ्योरेटिकली आप गलत देख रहे हो। आपने देखा है कि दोनों सेम कहाँ पे आती हैं, x0/√2। पढ़ा तो था, ये क्वेश्चन लिखा तो है, जब दोनों बराबर हैं तो कहाँ पे आ रही हैं, x0/√2 पे, x/2 पे नहीं आ रही, x0/2 पे नहीं आ रही। तो यही तो फर्क है, ये सिंपल लीनियर मोशन थोड़ी है, यही तो डिफरेंस है इसमें। कल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में लीनियर मोशन की निस्बत वेरिएशन है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वही जो है वो, जहां पे एक्सलरेशन ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, और जहां पे एक्सलरेशन जीरो होगा वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। आगे चल रहा हूँ, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप इस पे सिंपल पेंडुलम पे।
जी ले लिया स्क्रीनशॉट? क्लियर है? चल आगे चल रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का आर्टिकल है। सर ये कैलकुलेटर के बगैर पॉइंट्स में कैसे वैल्यू निकालेंगे? अब जैसे यहाँ पे 3/4 इक्वल टू 0.75, कैलकुलेटर के बगैर पॉइंट्स में कैसे वैल्यू आएंगी? और बेटा मैं कैसे पता चलेगा? आपको डिवाइड करना नहीं आता। 3 को 4 पे तकसीम करोगे तो ये 4/4 होता तो 1 आना था। अब 3 को 4 पे करोगे 1/4 25 होता है ना, 1/4 0.25 होता है। जी आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी सिंपल बेसिक कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए। 3/4 क्या होता है? 2 अगर आप पूछा जी अच्छा 2/4 क्या होता है, तो आप क्या कैलकुलेटर निकाल के बैठोगे? 2/4 0.2 ऐसा तो पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स से गिनती है सीधी सीधी नर्सरी पे वाली। ठीक है जी आगे चल रहे हैं हम लोग, और अगला आर्टिकल हमारा पेंडुलम का। जी सिंपल पेंडुलम। जी सिंपल पेंडुलम क्या होता है? आप लोगों ने कहा हुआ है कि अगर किसी स्मॉल हैवी मेटेलिक बॉब को आप किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मीन जिसमें लचक ना हो, के साथ आप बांध के लटका देते, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? पेंडुलम कहलाता है, सिंपल पेंडुलम। जब आप इसे डिस्प्लेस करोगे, डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ोगे, तो ये अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये बॉब का सेंटर इस डोरी में टेंशन यहाँ पे होगी, और रस्सी में टेंशन हमेशा रस्सी में ही होगी। आपने इसे डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद आप इसे यहाँ पे ले गए, यहाँ इसका वेट डाउनवर्ड, दैट इज mg, ये इसका स्पैन होगा जहां पे ये मूव करेगा। यहाँ पे डोरी में टेंशन आ जाएगी कि इसे एक्सटेंड करूंगा, ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। ये बन जाएगा mg cos थीटा, और ये बन जाएगा mg sin थीटा। और अगर आप गौर करो तो इस टेंशन वेट को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, यानी mg खत्म हो जाएगा, अब बन जाएगा mg sin थीटा और mg cos थीटा। अब टेंशन को तो बैलेंस कर देगा mg cos थीटा, बाकी बच कौन सा गया? mg sin थीटा, और ये mg sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस बॉब को वापस मीन पोजीशन, यानी रिस्टोरिंग फोर्स असल में क्या होगी? m sin थीटा, और mg इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा, mm से माइनस g sin थीटा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि असल में वेट का वर्टिकल कंपोनेंट ही था जो इसे वापस कहाँ पे ला रहा था? मीन पोजीशन की तरफ ला रहा था। और वो फोर्स जो किसी बॉडी को वापस मीन पोजीशन लेके आती है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। यानी यहाँ पे
इस पेंडुलम में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो किसकी वजह से होगा, mg sin थीटा की वजह से होगा। अगर हम लोग बात करें इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब है ये जो पॉइंट बी है ये पॉइंट ए के बहुत ज्यादा करीब होगा, तो फिर ये सिचुएशन बन जानी थी a इक्वल्स टू माइनस जी थीटा। और जब ये बहुत ज्यादा करीब हो जाना था तो फिर क्या हो जाना था, फार्मूला s इक्वल्स टू आर थीटा, और s कितना आ गया x, r कितना आ गया l, इस रस्सी की जो लेंथ होगी, इंटू थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू x ओवर, क्योंकि ये जब पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत करीब हो जाएगा तो ये स्टेट डिस्टेंस और कर्व डिस्टेंस सेम, देन माइनस जी एक्स ओवर एल माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, वेक्टोरियल फॉर्म में लेके गए। क्या चाह कि भाई जो स्मॉल एंगल पे जो सिंपल पेंडुलम की मोशन होती है वो भी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ करती है। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि जब भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है। जब आपने दोनों को कंपेयर किया 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को कंपेयर किया आपने, तो क्या चीज आ जाएगी, दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। नेगेटिव नेगेटिव से ये इससे कैंसर, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी ओवर एल एंड ओमेगा इक्वल्स टू अंडर जी ओवर एल। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो ना, एक नोट्स था बना, थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया ओमेगा बराबर है अंडर रूट के ओवर एम, और अब किसके बराबर आ गया, अंडर रूट जी ओवर एल। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि के ओवर एम और जी ओवर एल इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं। ये स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए, ये सिंपल पेंडुलम के लिए। टाइम पीरियड क्या, हाँ जी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी एंड टी इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर टी। किस किस पे डिपेंड करता है, depends upon length of pendulum, number 2 gravitational acceleration, आ जाएगा it does not depend on does not depend upon number 1 mass of pendulum bob, and number 2 vibrating amplitude, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद एक टर्म यूज होती है फर्स्ट पेंडुलम। फर्स्ट पेंडुलम क्या होगा, पता है इससे पहले अगर देखें, हाँ हाँ
जी फर्स्ट पेंडुलम क्या होगा? जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो। हाँ जी, पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम टाइम पीरियड 2 सेकेंड। लेकिन अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि थर्ड पेंडुलम होगा तो 3 सेकेंड, नहीं, ये टर्म सिर्फ यूज होती है फर्स्ट और सेकेंड पेंडुलम के लिए। ठीक है, अभी मैं इसकी आपको एमसीक्यूज नहीं करवा रहा, क्योंकि इस तरह एमसीक्यूज करवाने से पहले मैंने आप लोगों को वैल्यू ऑफ जी के बारे में बताना है कि वैल्यू ऑफ जी कैसे कैसे वेरी करती है। फिर उसके साथ साथ हम लोग बनाएंगे कि ठीक है जी, अच्छा ये कैसे कैसे वेरिएशन आती है इनमें, इन पैरामीटर्स में, फिर उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी जरा। जी क्लियर हो गया? ठीक है, अब कुछ सिनेरियो हैं, कुछ केसेस हैं इसके। कुछ एक दो एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ और एमसीक्यू की बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका। अच्छा, आप लोगों को ना एक पॉइंट का पता होना चाहिए पहले, दोबारा रिपीट कर देता हूँ वो पॉइंट ताकि आपके जहन में बैठे। फर्ज किया ये पेंडुलम है ना, इसकी लेंथ हमेशा मेजर की जाती है बॉब के सेंटर से, सिर्फ डोरी की नहीं। ये नहीं कि आपको यहां से यहां तक ये पेंडुलम की लेंथ है, नहीं, पेंडुलम की लेंथ बॉब के सेंटर पे है, ये रेडियस भी एंटर होगा साथ, ये टोटल लेंथ होगी इसकी। समझ आई बात? एमसीक्यू है जी, अ चाइल्ड is sitting on a swing and is oscillating. Suddenly, and is oscillating with time period t. Suddenly, he stands up on the board of swing. His time period
ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, नन ऑफ दीज। हाँ जी रिमेन बताओ सेम। जी। कहते हैं एक बच्चा है, वो झूले पे बैठा हुआ है, वो पीइंग सी जो होती है ऑसिलेट कर रहा है विद टाइम पीरियड टी। एकदम से वो उसका जो बोर्ड है तख्ता सा जो था उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब बताएं टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड पहले से बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? रिमेन सेम। डिक्रीजेस। हाँ जी क्या होगा? सेम पे कौन बोल रहा था? आप बताओ अपना। सेम कौन कह रहा था? सर मैं कह रही हूँ मरियम, रिमेन सेम। अच्छा शाह जी जी आपने सर। कहा है डिक्रीजेस। चलिए जरा देखिएगा। आमतौर पे जो सिचुएशन होती है ना, लेंथ मेजर की जाती है सेंटर से। देखो अगर एक आदमी की हाइट है 6 फीट, का सेंटर यहाँ पे 3 फीट के करीब होगा, ऐसा ही है। ठीक है, जब आप बैठ जाते हो जमीन पे या किसी जमीन पे बैठ गए, अब बैठ के आपकी हाइट तकरीबन 3 फीट रह जाती है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या 3 फीट पे ही होगा? इसका मतलब अगर लेटे होगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मजीद नीचे होगा, बैठे होगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से ऊंचा हो जाएगा, और अगर खड़े हो जाओगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से मजीद ऊंचा हो जाएगा। जब वो बैठा हुआ था तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के करीब था, समझ आई बात की? जब वो उठ के खड़ा हो गया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से बुलंद हो गया। जमीन से बुलंद होने का मतलब, यानी अगर मैं कहूं कि पहले वो बैठा हुआ था, फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन है बैठे होने की, ये जमीन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था। अब जब वो उठ के खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से ऊंचा हो गया। ये पेंडुलम था, पहले आप हाइट ले रहे थे यहां से ले रहे थे, ये हाइट आ रही थी। अब आपने हाइट लेनी है यहां से, लेंथ पहले से बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी बुलंद तो लेंथ कम हो जाती है। और 2 पाई अंडर रूट L/G, पहले से कम हो लेंथ तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी कम हो जाए। यानी अगर वो बैठा हुआ था तो उस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के करीब था, पेंडुलम की लेंथ ज्यादा थी। जब वो उठ के खड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से बुलंद हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से बुलंद होने का मतलब पेंडुलम की लेंथ कम होगी, और लेंथ कम होने का मतलब उसका टाइम पीरियड पहले से कम हो जाएगा। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा अब इस तरह होगा कि आपका जो अगला जो टेस्ट आज हुआ है ना, उस टेस्ट की डिस्कशन करनी है। वो आपको टाइम अभी मैं मुजम्मिल साहब से डिस्कस करके बता देता हूँ कि उसकी डिस्कशन कब है। वो डिस्कशन करेंगे, और उस डिस्कशन के लेक्चर में ही मैं आप लोगों को ना कुछ बताऊंगा, ये पेंडुलम के कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ जी की वेरिएशन के साथ। अब ये पेंडुलम का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? वैल्यू ऑफ जी की वेरिएशन के साथ बताऊंगा। वैल्यू ऑफ जी अगर चेंज होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि टाइम पीरियड तो डिपेंड करता है दो चीजों पे, लेंथ पे और वैल्यू ऑफ जी पे। अब वैल्यू ऑफ जी पे डिस्कस करना है हम लोगों ने कैसे कैसे आएगा। अच्छा, पेंडुलम के अलावा आगे टॉपिक है फोर्स एंड फ्री ऑसिलेशन का, रेजोनेंस वगैरह का। ये वो टॉपिक इसको ही एज इट साइंस नहीं है, डेफिनेशंस है, देख मैथमेटिकल टर्म्स भी हैं, तो भी वो माइक्रोवेव ओवन के हवाले से उसे आप लोगों ने खुद पढ़ना है। मैं इसे कंप्लीट करूंगा, इसके साथ जी की वैल्यू के बारे में बताऊंगा, और टॉपिक आपका ये कंप्लीट करेंगे। मैं भी सर से डिस्कस आप लोगों की डेली क्लास कर दीजिए, डबल क्लास कर दीजिए, ठीक है? अगर आपका अच्छा उस दिन तो डबल होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप डिस्कस करूंगा
फिर आप उनको बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हमारे पास पेंडुलम का आर्टिकल चल रहा है, इसे वाइंड अप करेंगे कल। और वो मैंने इसी तरह एमसीक्यूज की बेस पे करवाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि ऐसा एमसीक्यू हो तो ये आएगा, ये एमसीक्यू हो तो ऐसा होगा, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे हम। और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हो। सर जी जो जी, टेंशन होती है वो बॉटम में मैक्सिमम होती है ना, बॉटम तो पे टॉप पे, मैक्सिमम होती है, तो लेफ्ट और राइट टॉप पे पे क्या होता मिनिमम है? होती है। लेफ्ट और राइट पे क्या होता है? वो लेफ्ट और राइट पे मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कोई वैल्यू होगी, वो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है किस पे, सेंटीमीटर फोर्स पे। यानी टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम, और भी डिपेंड करेगा कि आप किस पोजीशन पे बात कर रहे हो। मतलब अगर आप बात करते हो ये टॉप है, ये बॉटम है, तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे मिड पे बात कर रहे हो, या यहाँ पे बात कर रहे हो, या यहाँ पे बात कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन जितनी यहाँ पे होगी मैक्सिमम, यहाँ पे होगी मिनिमम, यहाँ पे होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम होगी यहाँ पे, और मिनिमम से ज्यादा होगी इस फ्लोरेंट इंटरवल में। यानी आप कह सकते हो कि जब यहाँ से जाएगा तो कम होते 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 यहाँ पहुंच के मैक्सिमम मिनिमम होगी, और जब नीचे आना शुरू होगा तो बढ़ते 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 यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाएगी। सर अगर यहाँ पे एग्जैक्ट हम मिड पे हो तो फिर हाफ होगा मैक्सिमम का? नहीं, फिर यहाँ पे ना आपके पास ये अगर होगा ना, आप देखो ये टेंशन आ जाएगी, टेंशन तो यहाँ पे आनी है ना, और आप यहाँ मिड पे आ गए, एग्जैक्ट वेट यहाँ पे होगा, फिर इसका रिजल्टेंट आएगा आपके पास। यानी ये आपके पास ए सी, ये आपके पास आ रहा था, नेट फोर्स आएगी, ये टेंशन, और ये क्या है डब्ल्यू, तो फिर सेंटीमीटर फोर्स एफ सी रिजल्टेंट होगी ना, जो कि बराबर होगी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस तरह आएगी। ये तब होगा जब एग्जैक्ट मिड पे होगा, तभी राइट एंगल होगा। अगर मिड के अलावा कुछ होगा तो फिर राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह बन जाएगा फिर एफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे फिर। तो पढ़िएगा इसे अच्छी तरह, टॉपिक अहम है। आप लोगों का ये यूनिट कंप्लीट इंशाल्लाह कल हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। कोशिश करते हैं कि आगे डबल लेक्चर रखें आप लोगों का डेली, ताकि काम को जल्द अज जल्द हम लोग वाइंड अप कर सकें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।